एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग बजट के लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि आखिरकार जो बजट एक्सपेंडिचर है वो किस तरीके का होता है। और बजट एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है भाई, कौन कौन सा? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि हमने रिसीट तो पढ़ रखा है ना। रिसीट हमने पढ़ लिया भाई कि रिसीट दो तरीके का होता है, बजट रिसीट, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी के साथ साथ जो है हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि डेफिसिट क्या होता है और कितने तरीके के डेफिसिट होंगे वो आपको देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट बजट के तहत। ठीक है, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। सरकार को भी घाटा होता है। घाटा कितने तरीके का होता है उसको हम लोग एक एक कर देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम लोग। और स्टार्ट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले कि जैसे कि आप देख रहे हैं बजट रिसीट, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट ये हो रखा है। आज हमारा फोकस रहेगा बजट एक्सपेंडिचर जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे वेजेस हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट जो दिया गया, सब्सिडीज जो दिया गया, या फिर डिफेंस जो परचेज किया गया। डिफेंस परचेज मतलब वैसा पैसा जिससे सरकार को कोई लाभ ना हो रहा हो, जो प्रॉफिट ना हो रहा हो, अगर वैसा कोई खर्च किया जा रहा है सरकार के थ्रू तो वो सारे किसके अंदर आएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे। और वैसा पैसा खर्च किया जा रहा है जिससे सरकार को कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ रहा है तो वो किसके अंदर आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, और प्लान और नॉन प्लान होता है वो मैंने कल ही बता रखा है। सबसे पहले देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा है भाई, मतलब एक तरीके का राजस्व जो व्यय है, मतलब जो सरकार के पास राजस्व आया है, जो रेवेन्यू आया है, उसको जो खर्चा है वो मेनली जो है वो बहुत एक मोटा वाला पार्ट जो होता है इसका वो आपको देखने को मिलेगा एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च किया जाता है सरकार के थ्रू। इसमें हमें देखना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच शोज द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने बताया था ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है सब में। इसमें भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले क्या? इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट। मतलब सरकार अगर कोई रेवेन्यू में ये एक्सपेंडिचर कर रही है तो सरकार का कोई भी एसेट जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा है। और दूसरा क्या है? तो एसेट किसका मतलब क्या? एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन द ओल्ड एज पेंशन। मान लो कि बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको पेंशन दिया जा रहा है तो उनके बदले वो काम तो नहीं कर रहे ना, लेकिन उनको एक तरीके से पैसा दिया जा रहा है तो सरकार को कोई लाभ हो रहा है? नहीं। ठीक है, फिर अगर सैलरीज दिया जा रहा है तो सरकार को कोई लाभ हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, आर टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि सरकार का कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। दूसरा, इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी, या फिर ये ऐसा खर्चा है जिससे सरकार की कोई लाइबिलिटी भी कम नहीं हो रही है कि सरकार ने क्या करा कि एक तरीके से उसका कर्जा चुक गया। ठीक है, लाइबिलिटी भी एक तरीके से कम नहीं हो रही। मतलब क्या है? ना तो एसेट कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, और एसेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और एक तरीके से लाइबिलिटी भी कम नहीं हो रही है। यहां पर जरूर याद रखना है कि ना तो एसेट क्रिएट हो रहा है और ना ही लाइबिलिटी कम हो रही है। ये जरूर लिखना है, ऐसा नहीं लिखना, ये ऐसा मत लिख देना कि भाई एसेट जो है वो कैसे लाइबिलिटी हो? पेंशन लाइबिलिटी है? कैसे पेंशन आप कब पे करते हो? ओल्ड एज पेंशन। हाँ, ओल्ड एज पेंशन। हाँ, तो कहाँ लाइबिलिटी है? कहाँ अकाउंट्स में पढ़े हो? गलत पढ़े हो। ओल्ड एज पेंशन कैसे लाइबिलिटी हो गया? दे रही है ना बेटा, लेकिन उसके बदले वो अब सरकार लाइबिलिटी से रिड्यूस हो रहा है। सरकार का जो भी मान लो 50 करोड़ रुपए था उसमें कोई कमी आ रही है अगर आपको पेंशन दे रहे हैं? तो पेंशन सरकार अपनी रेवेन्यू से दे रही है, जो रेवेन्यू रिसीट के रूप में आया है सरकार वहां से दे रही है। समझ गए? आगे आ जाओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आइटम्स है जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में आता है वो कौन कौन से? वेजेस, जो बिल्स हैं, वेज बिल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकारी नौकरों को दिया जाता है। सरकारी नौकर सब हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, कुछ भी, सब क्या है? सरकारी नौकर है। तो सरकारी नौकर जितने भी हैं सबको एक तरीके से तनख्वाह दिया जाता है, किसके थ्रू? सरकार के थ्रू। तो वो भी एक तरीके से किसके अंदर आएगा भाई? आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा है भाई।
अब इंटरेस्ट पेमेंट से बोलोगे सर लाइबिलिटी तो कम हो रहा है, कहाँ हो रहा है? आपने जो कर्जा लिया है वो कर्जा नहीं कम हो रहा है ना भाई, आपने सिर्फ इंटरेस्ट दिया है। अगर आप पूरा प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं तब आप बोलते हैं कि लाइबिलिटी कम हो रहा है, लेकिन हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इंटरेस्ट से कर्ज कभी कम नहीं होता है। फिर एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी, सरकार जो होती है वो आप देखते हो फार्म के ऊपर सब्सिडी देती है, तो वो सब एक तरीके से क्या होता है, वो सब क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि सरकार का ना तो इससे एसेट क्रिएट हो रहा है, मतलब ऐसा खर्चा जिसके थ्रू सरकार बाद में जाकर एक तरीके से पैसा कमाए, और ना ही एक तरीके से लाइबिलिटी कम हो रही है। चौथा हो गया डिफेंस परचेस। डिफेंस परचेस का मतलब सरकार ने मान लो कि 100 करोड़ का जो है वो गोला बारूद खरीदा ताकि वो आर्मी को दे सके, तो इसका मतलब क्या है कि वो सब कभी भी हमारे इकोनॉमी के लिए लाइबिलिटी क्रिएट रिड्यूस नहीं कर रहा है, मतलब लाइबिलिटी ना तो क्रिएट कर रहा है ना तो रिड्यूस कर रहा है। सिंपल सी बात, ज्यादा याद रखेंगे, इसमें लाइबिलिटी हमारा रिड्यूस नहीं हो रहा है अगर इस पर खर्च कर रहे हैं तो। दो चीज याद करना है, कौन कौन सा, एसेट और लाइबिलिटी, ये जरूरी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सेम चीज अगर देखा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, मैंने बताया कि वैसा एक्सपेंडिचर या वैसा खर्चा जिसके थ्रू सरकार को कोई ना कोई क्या हो रहा हो, आगे चलकर प्रॉफिट होगा, या सरकार का कुछ ना कुछ एसेट जो होगा वो क्रिएट होगा। बस ये बात याद रखना है, मतलब इट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए एसेट, ये सब सारे खर्चे वैसे खर्चे होते हैं जिससे सरकार का एसेट क्रिएट होता है, सरकार की संपत्ति क्रिएट होती है। जैसे इक्विटी शेयर्स ऑफ अ डोमेस्टिक एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन परचेज बाय द गवर्नमेंट, मान लो सरकार के द्वारा किसी एमएनसीज का शेयर परचेज किया गया, इसका मतलब सरकार का एसेट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, सिंपल सी बात है। या फिर मान लो कि सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया गया, तो उस हॉस्पिटल को ऐसा ऐसा तो नहीं होगा सारा फ्री इलाज होगा, उसमें कुछ तो पैसा लिया जाएगा, तो एक तरीके से सरकार का एसेट क्रिएट हुआ कि नहीं। यूनिवर्सिटी बनाया गया, तो वो सब सारे किसमें आएंगे, आपको इसी में देखने को मिलेंगे, किसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इट कॉजेज अ रिडक्शन इन द लाइबिलिटी, इससे क्या होता है कि वैसा खर्चा जिसके थ्रू लाइबिलिटी जो रिड्यूस हो रही हो, तो उसको हम लोग कौन सा खर्चा बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन, हमने लोन लिया था, मान लो कि WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से 5 लाख करोड़, या फिर मान लो IMF से लिया था, हमने एक तरीके से 5 लाख करोड़ वापस कर दिया, तो वो खर्चा कौन सा है, सरकार का, सरकार वो खर्चा कहां पर जोड़ेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि सरकार का जो लाइबिलिटी है वो कम हुआ है। इंटरेस्ट देना लाइबिलिटी कम नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट अगर दे रहे हो तो क्या आपका कर्जा का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, लाइबिलिटी कम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप पूरा प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हो तो वो क्या होगा, एक तरीके से लाइबिलिटी कम। जैसे कुछ एग्जांपल्स है, एक्सपेंडिचर ऑन अ लैंड एंड बिल्डिंग्स, जो सरकार क्या कर रही है, कोई लैंड या बिल्डिंग जो है वो एक तरीके से खरीद रही है सरकार किसी प्राइवेट से, ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो गया, वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। क्यों? क्योंकि इससे बार बार बता रहा हूं भाई, एसेट क्रिएट हो रहा है और लाइबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, लाइबिलिटी मतलब जो देना है हमें वो एक तरीके से कमी हो रहा है। आगे आते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन द मशीनरी एंड इक्विपमेंट, सरकार ने सरकारी हॉस्पिटल में मशीन वगैरह लाया, तो उससे सरकार ने क्या करा, एसेट को तो क्रिएट करा, ठीक है, सरकार ने पैसा कमाने का जुगाड़ लगाया, ठीक है, सरकार ने परचेज करा शेयर्स को, लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और अ स्टेट कॉर्पोरेशन, जो लोन्स वगैरह दिए जा रहे हैं, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसे दिए लोन के रूप में, तो वो एक तरीके से कौन सा खर्चा, बाद में वो पैसा वापस आएगा ना, कुछ इंटरेस्ट भी आएगा, तो एक तरीके से सरकार ने अपने एसेट को ही क्रिएट करा है वहां पर, ठीक है, तो ये याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, समझ के भी चलना है। तो हमें समझ में आ गया अब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। बेसिक डिफरेंस क्या है भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, बता भाई। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहां फिर से मैं बता रहा हूं, रेवेन्यू, अब मैं जैसे क्लास खत्म होगा मैं पूछूंगा। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बेसिक सा डिफरेंस कौन सा है, क्या है भाई। तो देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दो चीज, एक तो आपको दोनों चीज में याद रखना है कि एसेट और लाइबिलिटी होता है, ठीक है, एसेट और लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब दायित्व होता है, एसेट मतलब संपत्ति। तो सरकार की इसमें संपत्ति नहीं बढ़ती है,
किसके, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर सैलरीज है, डिफेंस एक्सपेंडिचर है, ठीक है, स्कॉलरशिप है, ठीक है, डिफेंस एक्सपेंडिचर है, स्कॉलरशिप है, पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन जो दिया जा रहा है, ठीक है, ओल्ड एज जो पेंशन है, ये सब सारे किसके अंदर आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि सरकार का ना तो एसेट क्रिएट हो रहा है और ना ही लायबिलिटी कम हो रहा है, लायबिलिटी भी कम नहीं हो रहा है, ठीक है, याद रखना। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल मतलब पूंजी, मतलब वैसा खर्चा जिससे सरकार पूंजी को बना रही है या पूंजी मतलब बढ़ा रही है अपनी, मतलब कैपिटल को बढ़ा रही है, अपनी एसेट को बढ़ा रही है। इसका मतलब इससे क्या होता है, एक तो एसेट क्रिएट होता है भाई, ठीक है, एसेट क्रिएट होता है, और लायबिलिटी क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है, याद रखना है, लायबिलिटी क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है जो कि आपको याद रख के चलना है। आगे आ जाओ भाई, आगे आते हैं, नहीं इसके पहले था हमारा एक छोटा सा, ये देख लेते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ बजट जो होते हैं वो जनरली आपको देखने को मिलेगा, बैलेंस बजट होता है, डेफिसिट बजट होता है, सरप्लस। अब तीन तरीके के बजट हो सकते हैं जनरली, जैसे देखो अगर मान लो सरकार के पास, मान लो कि रिसीट जो टोटल रिसीट का मतलब टोटल इनकम सरकार के पास मान लो 50 लाख का आया, ठीक है, और सरकार ने 50 लाख पूरा खर्चा कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, सरकार दो तरीके का बजट, कंपोनेंट्स ऑफ बजट कितने, दो, एक्सपेंडिचर और रिसीट। तो अगर बजट रिसीट इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस बजट। सरकार के पास जितना पैसा आया सरकार उतना पैसा खर्च कर दी। दूसरा देखो डेफिसिट, घाटा कब होगा, जब सरकार के पास इनकम आया 50 लाख का लेकिन वो खर्चा कर दिया 60 लाख का, मतलब खर्चा ज्यादा कर दिया, मतलब बजट एक्सपेंडिचर ग्रेटर है जब बजट रिसीट से, तो घाटा है। अब अपने इनकम से ज्यादा अगर खर्चा कर दोगे तो आप घाटे में तो रहोगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। सरप्लस कब होगा, मान लो कि 50 लाख रुपया सरकार के पास इनकम के रूप में आया, बजट रिसीट के रूप में, लेकिन सरकार ने उसको खर्चा करा 40 लाख ही, इसका मतलब सरकार क्या है, सरप्लस में। और सरप्लस स्टेट में होता है जनरली, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में सरप्लस बजट बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है, कि सरकार के पास पैसा बहुत ज्यादा आ रहा हो, खर्च कम कर रही हो, ठीक है, याद रखना है। क्लियर हो गया यहां तक। आगे देखो, अगर आगे देखा जाए जो ये और भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि देखा हमने कि सरप्लस बजट तो ठीक है, बैलेंस बजट भी ठीक है, लेकिन उसमें एक डेफिसिट बजट कब होता है भाई, अभी बताएं, डेफिसिट बजट कब होता है, बताइए। जब डेफिसिट बजट क्या होता है, हाँ, जब आप खर्चा ज्यादा कर देते हो और रिसीट कम होती है, सिंपल सी बात है। और सरकार के पास इनकम कम है और खर्चा ज्यादा कर दे, तो तीन तरीके का, एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा क्या, बजट डेफिसिट। पहला हो गया रेवेन्यू डेफिसिट, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा हो गया फिस्कल डेफिसिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एफडी से इसको याद रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। अभी एक एक करके फॉर्मूला भी देखेंगे। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट जिसको आरडी, और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीडी। तीन तरीके का डेफिसिट याद रखना है। कौन कौन सा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन याद रखना है, फिस्कल डेफिसिट। अगर फिस्कल डेफिसिट याद हो गया तो ये अपने आप याद हो जाएगा, और ये तो नाम से ही पता चल रहा है, रेवेन्यू में डेफिसिट हुआ। तो रेवेन्यू कितने तरीके का, दो तरीके के, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ या ना। रेवेन्यू तो दो ही तरीके का, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आगे देखो, थोड़ा सा एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसीट। मतलब क्या है कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट है ना, यहाँ बजट डेफिसिट नहीं बोला है, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू दो प्रकार का, तो मतलब रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है वो एक तरीके से ग्रेटर है रेवेन्यू रिसीट से, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर मान लो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा बड़ा है, मतलब हमने रेवेन्यू का खर्चा ज्यादा करा है इन कंपेयर टू रेवेन्यू का जो प्राप्त है, जो रेवेन्यू रिसीट है, तो उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, रेवेन्यू डेफिसिट। याद रखना नाम से ही, रेवेन्यू डेफिसिट है तो रेवेन्यू दो तरीके का भाई, एक रेवेन्यू रिसीट होता है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो याद रखना रेवेन्यू अगर एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट। इसको अगर सरकार के पास, ये सरकार जो है रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा हो जाता है सरकार का, मतलब जो रेवेन्यू का घाटा है वो ज्यादा हो जाता है, तो सरकार कुछ तरीका अपनाती है ताकि उस डेफिसिट को भरपाई कर पाए। उसमें क्या क्या करती है भाई, एक तो सरकार ये कर सकती है कि बोरो कर सकती है। किससे बोरो करेगी, बोरोइंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक, आरबीआई और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक तो है बोरोइंग,
कि भाई अब रेवेन्यू का मतलब सरकार के पास रेवेन्यू रिसीट कम आया और खर्चा सरकार ज्यादा कर दी, मतलब पेंशन वगैरह सैलरीज वगैरह ज्यादा दे दी, डिफेंस एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, लेकिन सरकार के पास जो टैक्स और नॉन टैक्स का पैसा आया था वो कम आया था। तो एक तरीके से सरकार फिर क्या करेगी, बोरो करेगी। दूसरा ये कर सकती है, डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है। सरकार ने अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेच दी और उससे एक तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर ली, है ना, पूरी कंपनी बेच देता है। ठीक है। और थर्ड है, या तो फिर तीसरा उपाय क्या, कट द एक्सपेंडिचर, कि आगे चलकर एक तरीके से धीरे धीरे करके क्या करो, खर्चे को कम करो, सब्सिडी वगैरह कम देना शुरू करो, तो पेंशन वगैरह कम देना शुरू करो। ठीक है, थोड़ा सा लिमिट उसका घटा दो, तभी आप एक तरीके से क्या कर सकते हो, रेवेन्यू डेफिसिट को मैनेज कर सकते हो। तो कोई भी पूछेगा कि रेवेन्यू डेफिसिट को मैनेज कैसे किया जाता है, तीन तरीके से, या तो बोरो, या तो डिसइन्वेस्टमेंट, या तो कटिंग इन द एक्सपेंडिचर, सरकार या खर्चे में कमी कर दे। क्लियर। यहां पर देखो भाई, फिस्कल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट आपको आना ही आना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है ये समझना। फिस्कल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर दो तरीके के होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर को दोनों निकालेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस किया तो हमारा क्या निकल गया, टोटल एक्सपेंडिचर, माइनस टोटल रिसीट, माइनस टोटल रिसीट। टोटल रिसीट में क्या होगा, टोटल रिसीट में क्या आएगा, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। ये दोनों प्लस करने के बाद माइनस क्या करना है, जो बोरोविंग किए हम लोग, क्या किए, बोरोविंग, अदर देन बोरोविंग। बोरोविंग का मतलब बोरोविंग माइनस कर दो। बोरोविंग, बोरोविंग मतलब क्या, जो पैसा तुमने क्या करा, उधार में लियो, तो बोरोविंग इसमें क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। या फिर इसको और सिंपल अगर भाषा में देखो तो इसको ऐसे लिखना है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। ठीक है, टोटल रिसीट। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और चीज क्या माइनस कर दोगे, माइनस बोरोविंग, जितना भी आपने बोरो करा है, हाँ या ना। अदर देन द बोरोविंग का सिंपल सा मतलब है कि बोरोविंग किसका पार्ट है, रिसीट का। तो बोरोविंग जितना भी आपने करा है उसको छोड़ के जितना भी रिसीट प्राप्त हो उसको माइनस कर दो टोटल एक्सपेंडिचर से, बस फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। समझ गए। फिस्कल डेफिसिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट हो जाता है, वैसे जनरली बोला जाता है अगर 3% से ज्यादा अगर किसी भी देश में अगर घाटा हो गया, खास करके फिस्कल डेफिसिट जिसको राजकोषीय घाटा बोलते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से कंट्री बहुत दिक्कत में आ सकती है। उस कंट्री में क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ना शुरू होगा, सरकार क्या होगी, कर्ज में, या पूरा देश जो होगा वो क्या होगा, कर्ज में डूब जाएगा। ठीक है, देख रहे हो, विशियस साइकिल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। अगर एफडी जो है, फिस्कल डेफिसिट अगर हाई होगा तो जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है, जब भी घाटा होगा तो। और इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, और सरकार की जो इज्जत होगी वो एक तरीके से कम हो जाएगी वर्ल्ड के लेवल पर, या फिर हमारे इंडिया में भी। अगर मान लो कि आज सरकार जो है वो 5-6%, 7% फिस्कल डेफिसिट अगर कर दे तो बहुत दिक्कत परेशानी में हमारा कंट्री जो है वो आ सकता है। इसीलिए घाटे को कभी भी बहुत हद से ज्यादा नहीं जाने देना है, वो सरकार एक तरीके से देख देख के चलती है। ठीक है, तो ये बात समझना है। तीसरा क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट बहुत सिंपल है, जो भी फिस्कल डेफिसिट निकला अगर हम लोग उसको क्या माइनस कर दें, इंटरेस्ट पेमेंट, कि जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट करा है हमने, अगर हमने उसको माइनस कर दिया तो हमारा क्या निकल गया, प्राइमरी डेफिसिट, बस। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, बस इसमें इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देना है। तो मतलब आपका ये निकल गया कि प्राइमरी कितना डेफिसिट है, क्योंकि हमने एक तरीके से इसमें जब फिस्कल डेफिसिट निकाल रहे हैं तो बोरोइंग का पैसा ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट का पैसा तो ऐड है। लेकिन अगर इंटरेस्ट का पैसा भी निकाल देंगे तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट निकल जाता है। भैया समझ में आ रहा है, अभी पूछूंगा मैं। Implication of primary deficit are similar to those of the fiscal deficit, but the only difference of the primary deficit does not carry the load of interest payment। बस कि दोनों सेम ही होता है, बस अगर अगर ये क्या करता है, इंटरेस्ट पेमेंट का लोड नहीं उठाता, बस माइनस कर देता है। ठीक है, इन अदर वर्ड देखा जाए, प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स द गवर्नमेंट बोरोइंग ऑन द अकाउंट ऑफ करंट ईयर एक्सपेंडिचर एंड द करंट ईयर रिसीट।
मतलब अगर देखा जाए करंट ईयर का एक्सपेंडिचर, करंट ईयर का रिसीट क्या है, पहले क्या बोरो किए, क्या इंटरेस्ट पेमेंट दिया, उसको हटा दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एक तरीके से सरकार के पास क्या देखने को मिलता है, प्राइमरी डेफिसिट देखने को मिलता है। तो हमने क्या क्या कितने डेफिसिट देखे भाई, 3 तरीके का। पहला क्या होता है, रेवेन्यू, रेवेन्यू डेफिसिट। और रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालते हैं भाई, सिंपल सी बात है, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना, टोटल नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, माइनस रेवेन्यू रिसीट। ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, तो बस याद करना है। दूसरा जो है, दूसरा हमने क्या देखा, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल जो डेफिसिट है, जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्या देखने को मिलेगा, टोटल, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल, टोटल रिसीट अदर देन बोरोइंग, टोटल रिसीट अदर देन बोरोइंग, अदर देन, अदर देन बोरोइंग, अदर देन बोरोइंग। अदर देन बोरोइंग का मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसको अगर ऐसे निकालो, इसको अगर निकालो तो टोटल रिसीट जितना भी आएगा उसमें माइनस कर दो, बस माइनस कर दो बोरोइंग, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक तरीके से फिस्कल डेफिसिट। और तीसरा जो है हमारा प्राइमरी डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है उसको माइनस कर रहे हैं, तो हमारा क्या निकल रहा है भाई, बस प्राइमरी डेफिसिट। ये 3 है जो कि आपको समझ के चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में यहां से डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको समझकर भी चलना है। तो ये आपका बजट का चैप्टर कंप्लीट होता है। जो इसके बाद होगा वो हम लोग शुरू करेंगे, क्या शुरू किया जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।